जो है अगर हमारी चलती रहती तो हम इनएफिशिएंट थे। मैंने सर पीछे भी बताया कि हमने टैक्सेस लगाए, सेसेस लगाए, लेकिन वहां भी हमारी सीमाएं, हमारे हाथ बन गए हैं। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो लोन लेने की सीमा है सर, भारत सरकार ने 3% जीएसडीपी का फिक्स कर दिया है। उसके बियॉन्ड हम लोन भी नहीं ले सकते। तो मेरी लोन की सीमा सर 10,000 करोड़ फिक्स हो गई अगले वर्ष में। ऑफ बजट बोरोइंग्स की हम बात करते हैं सर, वो भी नहीं कर सकते। उस पर भी सर हमारा भारत सरकार का बंधन है। टैक्स हम लगा नहीं सकते। छोटा स्टेट है सर, 70 लाख की आबादी है, कितना आप कंज्यूम करेंगे? जीएसटी जो टैक्स है वो कंजम्पशन पे लगता है। तो 70 लाख की आबादी में जब कंजम्पशन एक सीमा के बियॉन्ड नहीं हो सकता है तो जीएसटी भी हमारा नहीं बढ़ना है। हमारी जो इंडस्ट्री बद्दी वगैरह में है, जो प्रोड्यूस कर रही है सर, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे प्रदेशों में कंज्यूम होते हैं, तो जीएसटी उनको मिलता है। तो हमें तो सर इंडस्ट्री लगाने का भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अच्छा, जो टूरिज्म हमारा एक सेक्टर है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको विकास करने के लिए सर हम काफी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी आपने सर होम स्टे सबवेंशन स्कीम भी लाई, और भी सर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर टूरिज्म में सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छी रोड, बिजली चलती रहे, साफ पानी मिले, गार्बेज मतलब साफ सफाई हो, इस सारी चीज को हम देंगे तब हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। साथ में हम जो लैंड दे पाए सर, 66% हमारा लैंड जो है फॉरेस्ट क्लासिफाइड है। हमारे पास लैंड भी नहीं है सर देने को। तो टूरिज्म भी हम एक सीमा के आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे सर हाथ पैर सारे बांध दिए गए हैं। स्टेट का बहुत ही बुरा हाल है, और अगले 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 वर्ष में तो मैं कहूंगा कि हम चलाने की स्थिति में नहीं है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर कैटास्ट्रोफी सर। सो नाउ आई, हाँ कौन सा, हाँ सर, ये मैंने जो बात करी, ये छठा वाला पॉइंट भी आप सब देख लें। ये एक सरकार की समस्या नहीं है। मैंने शुरू से बात रखी सर, ये स्टेट की समस्या है। ये अभी खत्म नहीं होगी। आरडीजी खत्म होने का जो असर है ये आगामी वर्षों में लगातार बना रहेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। अनफॉर्चुनेट रहेगा सर, कोई भी इसमें कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया सर, भारत सरकार से सर आपके नेतृत्व में हम पीछे मिले थे, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे। अगर हमें कोई हमें धन मिलेगा सर, तो जो भारत सरकार से धन मिलेगा वो टाइड मिलता है सर। किसी न किसी स्कीम में, किसी न किसी चीज में हमें मिलेगा, टाई होके मिलेगा। पीछे हमें सर पीडीएनए वगैरह के भी पैसे आए, ये सारे पैसे सर टाइड आए अगेंस्ट स्कीम्स। हिमाचल प्रदेश की समस्या ये है सर कि हमारी जो कमिटेड लायबिलिटीज हैं उसका लार्ज शेयर तनख्वाहों, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। ये इसके लिए हमें अनटाइड पैसा चाहिए। अनटाइड पैसा सर केवल आरडीजी के माध्यम से ही मिल सकता था, जो कि अब समाप्त हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे सरकार कोई भी हो, ये प्रदेश अपनी कमिटेड लायबिलिटीज को मीट विद करने की स्थिति में आगे कभी नहीं रहेगा सर, चाहे भारत सरकार से आप कुछ भी उम्मीद कर लें। धन्यवाद सर। चल लेना, ठीक है सर। इसका ना एसिडी वाले को बोलो रिफ्रेश क्या करें सर? रिफ्रेश आप बोलेंगे? हाँ हाँ, मेरे क्वेश्चन आंसर होगा चला रहेगा। सीएम को देना तो जरूर, ये तो चल ही रहा है, ये नीचे वाला माइक। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह भटालिया जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सदस्यगण, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, आज मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया था कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है और विशेष करके आरडीजी बंद होने की वजह से इस प्रदेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी प्रेजेंटेशन आज मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को और मीडिया के सभी लोगों को और विपक्ष के भी सभी एमएलएज को, माननीय जयराम जी से भी बात हुई है सभी से, मगर वो नहीं आ पाए हैं, तो एक प्रेजेंटेशन दी कि भी हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है और आगे का रोड मैप इसको कैसे तय किया जा सकता है। इसलिए आज खुले रूप से इस मंच के माध्यम से इस सभागार में कि क्या क्या इसमें स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, वो आज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है। इससे पहले अभी कैबिनेट की भी मीटिंग हुई है, उसमें भी विस्तृत रूप से बहुत सारी चर्चाएं की गई है कि इस स्थिति को कैसे निपटा जाए और आगे का रोड मैप जो है कैसे है। मैं सर मुख्यमंत्री जी एक बात और मैं ध्यान में लाना चाहूँगा आपके, अभी हम जब बैठ रहे थे और मैं मीडिया में प्रेजेंटेशन आ रहा, मीडिया में चला दिया कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने कि भाई ये बंद हो जाएगा, एरियाज नहीं मिलेंगे। ये जो है इस तरह की जो है मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ है। ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3, 4 व्हाट हाउ टू डील विद द सिचुएशन, क्या चीज बंद की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, ये वो है। अब करना तो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट में है, तो मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि आप इस के बारे में जो है निश्चित रूप से इस सभागार में सभी लोगों को जो है और जानकारी दी और कैसे इस सिचुएशन को से डील किया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आज हमारी कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की बैठक के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई है उस बारे में प्रेजेंटेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दी। पहले कैबिनेट को दी, उसके बाद हमारे जो सभी विधायक हमने बनाए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बात हुई थी, चिट्ठी लिखी गई थी और माननीय हर्षवर्धन चौहान जी ने माननीय जयराम ठाकुर जी से बात की थी कि आप भी इस बैठक में आओ। ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी, लेकिन ये सभी को विधायकों को एक प्रेजेंटेशन देखने के लिए बुलाया गया था और उसमें पत्रकार बंधुओं को, जो कि लोकतंत्र की आवाज होते हैं, लोगों तक उन्होंने बात पहुंचानी थी, उनको भी बुलाया गया। कैबिनेट में प्रेजेंटेशन देते हुए तकरीबन 4 बार मैं वित्त मंत्री से मिला, 4 बार मैं वित्त आयोग में मिला अपने अधिकारियों के साथ। एक जो हमने फॉरेस्ट का बात की थी उसका 0.5 उन्होंने हमें ओपन फॉरेस्ट का जो शेयर डाला, जो पहले नहीं होता था, उसको हमारे 16 फाइनेंस कमीशन ने एक्सेप्ट किया। और जो हमारा डिजास्टर होता था, डिजास्टर में फाइनेंस कमीशन द्वारा जो पैसा एलोकेशन किया जाता था, उसमें जो लैंडस्लाइड्स था, क्योंकि पहाड़ में लैंडस्लाइड्स होते थे, तो उन्होंने डाला होता सिर्फ साइक्लोन और ड्रॉट, तो लैंडस्लाइड्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया, जिसके कारण ये हमारा जो 0.83 से 0.914 हुआ। और ये अभी से नहीं है, ये पहले से होता आया है। 14 फाइनेंस कमीशन में भी बढ़ा, 15 में भी बढ़ा और 16 में भी बढ़ना था। जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसमें भी इन्फ्लेशन के हिसाब से, अब जीडीपी ग्रोथ अगर 6.7 है तो इन्फ्लेशन उस ग्रोथ के हिसाब से वो टैक्सेस भी बढ़ते हैं। ये एक रूटीन मैटर है जो अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि ऐसे बढ़ते हैं। अब सवाल यह होता है, आपने देखा कि आरडीजी किन राज्यों को जरूरत थी? 17 राज्यों को आरडीजी मिली। आरडीजी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बजट में? आपने देखा कि नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, जिसमें आरडीजी का इम्पैक्ट पड़ेगा वो दर्शाया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा बजट होगा उसमें 15% आरडीजी का इफेक्ट 15 से 20% देखने को मिलेगा।
अब ये सवाल कोई, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, सरकारों का नहीं है। सरकार आज है, सरकार कल वह दूसरी आएगी। ये हिमाचल की जनता पर इफेक्ट पड़ने वाला है, हिमाचल के लोगों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी एक चुनौती भी है, जब किसी की किटी से जो बजट में है 7 से 8 हजार करोड़ रुपया निकाल दिया जाए, तो जो योजनाएं होती हैं उन पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। हमने अपने रिसोर्सेज से तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में 3,000 से 4,000 करोड़ रुपया हमने कमाया। हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स की पावर जो है वो जीएसटी के बाद खत्म हो गई, क्योंकि पहले हम वैट के रूप में टैक्स लगा सकते थे, एक्साइज के रूप में टैक्स लगा सकते थे, और वैट और एक्साइज के रूप में जब हम टैक्स लगाते थे, जब जीएसटी नहीं था, तो 4 से 5,000 करोड़ रुपया हमें वैट और एक्साइज के रूप में हमें मिलता था। अब जीएसटी लगने के बाद, हालांकि केंद्र सरकार ने जीएसटी लगते समय प्रदेश सरकार को हर साल 2017-18 के बाद 3200 करोड़ रुपए का जीएसटी का जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन सेस दिया 3200 करोड़, पर वो सिर्फ 5 साल के लिए दिया, 2017-18 से लेकर 2022 जून तक वो 3200 करोड़ मिलता है, यानी कि 16,000 करोड़ पिछले 22 जून तक हमारे पास आया। पर जब जीएसटी नहीं लगा हुआ था उस समय हमारा जो इंक्रीज था वैट और एक्साइज के रूप में वो 13 से 14% हुआ करता था, जो हमारी टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज था। जीएसटी लगने के बाद टैक्स कलेक्शन की इंक्रीज भी घटी, 8-9% हमारा टैक्स कलेक्शन में हर साल जब से जीएसटी लगा, जो 14% हुआ करती थी हमारी ग्रोथ, वो 8% पर या 7% पर है। अब जब ये ग्रोथ कम हुई, हमें तो जीएसटी का नुकसान हुआ, जबकि जीएसटी कंज्यूमर बेस्ड है। कंज्यूमर बेस्ड का मतलब ये है कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी जीएसटी का फायदा उसको होगा। ये सरल भाषा में बता रहा, जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन है 22 करोड़, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है। जिन स्टेट में की पॉपुलेशन बड़ी होती है उनको जीएसटी का फायदा हुआ। हम प्रोडक्शन स्टेट में आ गए, यानी कि एशिया के हम 35% फार्मास्यूटिकल हिमाचल प्रदेश में बनती है, और पर हमें टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा मिलता है। प्रोडक्शन पर जीएसटी नहीं लगाया तो हमें उसमें भी मार पड़ी। उस चुनौती को हमने लड़ा। जो रिसोर्सेज थे, जो इनडायरेक्ट वे में हमने रैशनलाइजेशन करनी थी, जैसे पावर की थी, पावर में हमारा पिछले साल 2200 करोड़ रुपया गया। हमने उसको सुधार किया कि जो पैसे दे सकते हैं स्टेट के लिए, उस सुधार से हमें क्या हुआ कि 1,000 करोड़ का फायदा हुआ, 1200 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ी। और डिपार्टमेंट में भी हम सुधार कर रहे हैं। और प्रदेश की फाउंडेशन जो 40 साल से बिगड़ी हुई थी, उस व्यवस्था को हमने स्वरूप दिया। और मुझे खुशी है कि हमने उन नीतियों को अपनाया जिससे आम जनता को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो जनता की जो संपदा का धनवान लोग थे, जो इनकम टैक्स और बड़े बड़े होटल बिजनेस चलाते थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज करके उनसे हमने अनुदान को कम किया। और इस दृष्टिकोण से हमारे को कुछ फायदा राज्य के खजाने में हुआ। अब राज्य की संपदा किस प्रकार से बटी होती है, हम कोर्ट से केस हार जाते हैं, हम पैसा दे देते हैं। व्हाइट फ्लावर हॉल का हमको केस जीते, व्हाइट फ्लावर हाउस से 2003 से हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा था। हमारे 400 करोड़ रुपए इस बार किटी में आया, और 2 करोड़ हर साल हम उनसे ले रहे हैं। जीएसडब्ल्यू में हाई कोर्ट ने फैसला जीएसडब्ल्यू की फेवर में कर दिया, और पिछली सरकारों के समय ऐसे फैसले आए कि जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को यह अमली जामा पहनाया गया, अपील आगे की नहीं गई। हमने उसमें अपील की, हमने अच्छे वकील खड़े की, और अगर मैं वही जीएसडब्ल्यू का हाई कोर्ट के फैसले को लागू कर देता तो 150 करोड़ रुपए का और हमारी टीजरी में फर्क पड़ना था। हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जीते और हमारी फेवर में आया। हमने उस तरह भी रिसोर्स अपने मोबिलाइजेशन की। अब सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती थी, आर्टिकल 275(1) में उम्मीद ये होती थी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के गैप को भरने के लिए आरडीजी ग्रांट का
एक समाधान संवैधानिक तौर पर आर्टिकल हमें मिला। अब अधिकार मिला। जब हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो ये रेवेन्यू दृष्टिकोण से नहीं हुआ। ये बॉर्डर स्टेट थी, पर्वतीय राज्य थे, उनकी संस्कृति को बचाना था। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने उस समय के हिसाब से 1948 में छोटा बना, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिला। हमने इस प्रदेश की कहीं भी आरडीजी ग्रांट के मामले में जो मैं बात कह रहा हूं, ये दृष्टिकोण रखा गया था, क्योंकि संविधान तो तब का बना हुआ है और उस समय के 70 साल वाले संविधान निर्माता जो है, उन्होंने उस समय देख लिया था कि रेवेन्यू रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर में जो गैप होगा उसकी पूर्ति करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन ने भी कभी मना नहीं किया कि आरडीजी बंद होनी चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत कह रहे हैं। इसीलिए मैंने आज उनको बुलाया था। मैंने कल सबसे एमएलओ से भी अनुरोध किया था। मुझे दुख है कि वो जो छोटी सी बात के लिए एमएलए फंड के लिए वो गवर्नर साहब से मिलने गए। एमएलए फंड तो सरकार ने देना है, लेकिन उसके पीछे हमारा एक दिन का विशेष सत्र था, जो मैंने फाइल भेजी, गवर्नर साहब ने उसको वापिस ही फाइल भेज दिया, खाली करके भेजा कि मैं नहीं करूंगा और बजट सेशन में करेंगे। हमने उनकी बात को स्वीकार दिया, सम्मान किया, लेकिन ये बात गलत है। संवैधानिक संस्थाओं में अगर आप चुनकर आए हुए विधायक हैं तो आपको आना पड़ता था, आपको देखना पड़ता था। प्रदेश हित में देखना है। और जो चुनौती हमारे सामने है, हम तो योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ेंगे, लेकिन प्रदेश हित में आज भारतीय जनता पार्टी का आना बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इसके बाद जो हमारा स्टेट का जो बजट है, अब हमने उसको कैसे रेगुलेट करना है, किस रिफॉर्मेटिव वे में जाना है, किस रूल रेगुलेशंस को हमने परिवर्तित करना है, वो आने वाले समय में कैबिनेट में चर्चा की है। कई मुद्दे हैं जिस बजट से, जो पिछले साल के बजट से भी अभी हमें आरटीजी में आ रही है 3257 करोड़ रुपए, लेकिन अभी आरटीजी के 3257 के बाद भी हमारे मार्च अप्रैल के हालात ठीक नहीं है। फरवरी मार्च के हम फिर भी चल रहा है। आगे से 3257 करोड़ जो हमारा 5 तारीख को आरटीजी आती थी वो नहीं आएगा। लेकिन क्या ये सबका दायित्व बनता है? ये प्रदेश के हित की बात। आरटीजी आज बंद होगी और कल मिलने वाली नहीं है। कई बार कह रहे 17 राज्यों की बात करते हैं। उन राज्यों को आप सीमा देखिए, उनके आरटीजी का इफेक्ट ही नहीं है। उन पर आरटीजी का इफेक्ट ही नहीं है। वहां टूरिज्म सेक्टर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारा तो टूरिज्म सेक्टर में अभी एयरपोर्ट नहीं है, हेलीपोर्ट तक नहीं है। हमें जो अभी जो टैक्स मिलेगा वो सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ज्यादा दे सकता है। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुई है, हमें उसकी लड़ाई के लिए भी तैयार रहना। कैसे इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती है और कैसे रिसोर्सेज को हमारे जो बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने उसको यूटिलाइज किया। प्रदेश छोटा था, प्रदेश के पास संसाधन कम थे, पर प्रदेश के पास सबसे बड़ी ताकत जो थी वो बहता हुआ पानी है, जो हमारा सोना था। हालात अच्छे नहीं थे, पब्लिक सेक्टर उपक्रम आए, उन्होंने हमें 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में फैसला किया, चाहे एसजेवीएनएल था, चाहे एनटीपीसी था, चाहे हमारा एनएचपीसी है। उस स्थिति को भांपा। प्रदेश जब विकास की दर पकड़ता है तो अपने रिसोर्स को देखता है। 14,000 मेगावाट बिजली हम लोग पैदा करते थे। 14,000 बिजली में हमें मिलता क्या है? 12% फ्री रॉयल्टी। और जब 12% हम यूनियन में रहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, जब एक प्रोजेक्ट की कीमत पूरी हो जाए, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट अगर 1,000 करोड़ का बना है और उसकी 12 साल में पूरी कीमत ही पूरी हो जाए, कर्जे भी मुक्त हो जाए और लाइफ लोगों को बोले कि मैंने 12% देना है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुई है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, हमें हमारी राज्य की संपदा को लूटा जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि आपका जब प्रोजेक्ट का कर्जा माफ हो चुका है तो हमको 50% फ्री पावर रॉयल्टी चाहिए।
क्योंकि जो रॉ मटेरियल वाटर है और उसका फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो कच्चा माल है वो पानी है, भगवान ने दिया हुआ है, उस पर कोई कॉस्ट आपकी लगनी नहीं। अगर आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन लगती है, माइनिंग लगती है, उसके आधार पर वो टैक्स लगाते हैं और टैक्स के बाद उनको स्टेटों को रेवेन्यू मिलता है। हमको यहाँ टैक्स भी नहीं लगाने देते, हमको यहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम लेकर बोल देते हैं। तो हमने उन प्रोजेक्ट से अपने संसाधन को बढ़ाने की कोशिश की है और हम आने वाले समय में अपने संसाधन इस दृष्टिकोण से बनाएंगे, क्योंकि 5 नदियां ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। इकोलॉजी के रूप में हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से सर्वे करवाया, 90,000 करोड़ रुपए की हम वायु पानी की सेवा पूरे नॉर्थन इंडिया की करते हैं। 5 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 1 नदी है, 50% पहाड़ है, 50% प्लेन है, वहां इंडस्ट्री लग सकती है, पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, वहां जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा आएगा, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, हमारे रिलीजन टूरिज्म के लिए भी वहां, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी वहां है। आप हमारे को उत्तराखंड से कंपेयर नहीं कर सकते। हम पानी के रूप में पूरे नॉर्दर्न इंडिया को देते हैं। अगर आज पंजाब वाटर बॉल ऑफ फूड बॉल ऑफ इंडिया है तो हिमाचल प्रदेश भी वाटर बॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है। तो ये चीजों को आपको समझना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, 69.2 ओपन फॉरेस्ट लैंड है, 66 नहीं है, जिसमें से कोल्ड डेजर्ट 36% है, यानी कि लाहौल स्पीति का एरिया 36% है। हमें उसका कोई पैसा नहीं दिया फाइनेंस कमीशन ने, जिसकी हमने अपील की। ओपन फॉरेस्ट उसको कंसीडर किया जो 1 हेक्टेयर से नीचे होता है, जो प्राइवेट जगहों में लगा हुआ है, उसका पैसा हमने 0.5 दिया, जो कि थोड़ा सा ही है, लेकिन हम उस केस को जीते हैं कि हमारा इतना तो कंसीडर किया। इसलिए ये जो आरडीजी का घाटा है, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है, ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई, हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट आने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है। बाकी जो योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियन मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए, अगली सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। हम कोर्ट में तो जा ही गए अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ उसमें मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइम होती है, जैसे कि बताया। हमने रिफॉर्म्स बहुत किए हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। जितना हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, जितने हमारी क्षमता थी वो कर चुके हैं। कहां से छोटी स्टेट में 70 लाख लोगों में से कहां से हम पैसा करेंगे? ठीक है, आप हमको आरटीजी ना दीजिए, हम आपसे आरटीजी नहीं मांगते, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारे को पावर प्रोजेक्ट में, जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं उसमें 50% फ्री रॉयल्टी दीजिए, और जो 40 साल पूरे कर चुके हैं पावर प्रोजेक्ट, वो उसमें हमें वो प्रोजेक्ट वापिस दीजिए। क्योंकि वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि जो भी पावर प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी 40 साल बाद उसको उस राज्य को देना पड़ता है, वो भी नहीं देने को तैयार। बीबीएमबी का एरिया जो हमारा 4500 करोड़ मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के हक में फैसला 2011 में कर दिया कि इनको एरिया मिलना चाहिए। उस अधिकार को भी नहीं देने को राजी है। कौन रोक रहा? हरियाणा रोक देता, पंजाब रोक देता है। शालन पावर प्रोजेक्ट जो कि लीज खत्म हो चुकी है, उसको भी कोर्ट में स्टे कर दिया जाता है। उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे।
लेकिन आज आरडीजी का मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़नी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक लड़ाई है। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए, ले हुई है, और प्रधानमंत्री जी के पास अगर वो स्पेशल ग्रांट देंगे वो कोई फर्क नहीं है उसका। आरडीजी अधिकार है। जो 1952 से आपको आरडीजी के रूप में पहले स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती थी, आरडीजी जब हम 70 आए तो उसमें आरडीजी मिली है, तो ये अधिकार है। अगर इस अधिकार को आज खत्म हो गया तो आने वाले 20 सालों में कभी आरडीजी की बात ही नहीं। उसमें इस साल हमें आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आरडीजी की जरूरत थी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतिगत परिवर्तन लाके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप सब लोग जो यहां आए हैं, हमने इसलिए आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है। कई बार चर्चाएं होती है, सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा चलती है, पता नहीं क्या हो गया। हमारी लड़ाई है ये अधिकार की लड़ाई है, और हिमाचल की जनता को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपकी योजनाओं को स्वरूप देंगे। आपकी योजनाओं में हम किसी योजनाओं में हम कमजोर नहीं है। हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, अपने रिसोर्स बढ़ाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई भी साथ साथ लड़ेंगे। यही मैं आपके साथ कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। बोल दूं, आप सभी नीचे वाले तल पे लंच के लिए नीचे आ जाए। लंच के लिए आ जाए।